डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनकर आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। अब की बार ट्रंप सरकार। कमला हैरिस, जो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हो सकती थी, वो अब सपना पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया। कि इस जीत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स पे क्या असर पड़ेगा, पश्चिमी एशिया पे क्या असर पड़ेगा, चीन से के इर्द गिर्द जो यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीति है, रूस के इर्द गिर्द जो राजनीति है, दक्षिण भारत को हम देखें तो उसमें दक्षिण भारत के ऊपर खासकर क्या असर पड़ेगा। हमारे मीडिया का उतावलापन ये देखिए, पैरोडी अकाउंट था, उसके बावजूद भी इस झूठे ट्वीट को चला दिया। इस कदर उतावलापन। Statement that's come from Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi has said, have set up a call with my friend President Donald Trump to congratulate him on his historic win. Among other things, we will discuss the current violence against Hindus in Bangladesh, Khalistani terrorism enabled by Justin Trudeau in Canada, along with the Ukraine war. That's a strong statement that comes from Prime Minister Narendra Modi moments after Donald Trump's spectacular victory. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त मैं जिस धरती पे मौजूद हूं वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान या सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है, सबसे ताकतवर देश भी। और जिस इंसान के बारे में मैं भी बात करने जा रही हूँ वो दुनिया का सबसे ताकतवर अकेला व्यक्ति माना जाता है, जो न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें जोर शोर के साथ, फुलझड़ियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनकर आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। एक ऐसी बात, एक ऐसी खबर जिसका खौफ तो बहुत था, जिस पर चर्चा तो बहुत थी, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। मैं 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, मुझे यहाँ कैलिफोर्निया स्टेट में हूँ मैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तमाम लोगों से बातचीत करती रही हूँ। सबको ये एक तरह का डर था, ये उनके मन में एक छिपा हुआ खौफ था कि कहीं उनका सबसे बड़ा खौफ सच ना हो जाए, और वही हो गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पिछला जो 4 साल का 2016 से 20 तक का जो कार्यकाल था, वो अमेरिका की इस धरती का हर जो एक तरह का फाउंडिंग प्रिंसिपल यहाँ कहा जाता है, यानी जिस बुनियाद पे ये मुल्क बसाया गया, बनाया गया, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ ये कोई आदर्श देश है, बहुत सारी खराबियां हैं इस मुल्क में, लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां भी हैं जो बहुत मुल्कों में नहीं हैं। तो मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर, जिन सिद्धांतों के, मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप, उस तमाम सिद्धांतों के खिलाफ पाए गए। वो दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो कि एक बार हार जाने के बाद दोबारा उन्होंने वापसी की है। कमला हैरिस, जो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हो सकती थी, वो अब सपना पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया। कमला हैरिस, भारतीय और अफ्रीकन मूल की कमला हैरिस, यहाँ की राजनीति में दशकों से वो सक्रिय हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। जो माना जा रहा था कि आखिरकार हिलरी क्लिंटन तो नहीं बन पाई, लेकिन हो सकता है कमला हैरिस, पूरी प्रबल संभावना ये थी कि कमला हैरिस के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो चुका है। कल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने देखा बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं, वुमेन स्टूडेंट्स थे, जो इस सदमे में रो रहे थे कि कब तक आखिर इंतजार करना पड़ेगा। एक ऐसा देश जिसको प्रगतिशील कहा जाता है, जिसको लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहा जाता है, यानी आजाद दुनिया का नेता। अब सबसे पहला सवाल यही पैदा हो रहा है कि वो आजाद दुनिया क्या बची है या नहीं। ये सब तो खैर बिल्कुल आकलन का विषय है, विश्लेषण का विषय है, लेकिन इतना जरूर माना जाएगा कि दक्षिणपंथी राजनीति के लिए पिछले 2016 से लेकर अब तक हम देखें, इतनी बड़ी जीत नहीं देखी गई अभी तक, इतनी बड़ी जीत का जश्न भी नहीं देखा गया। हद तो यह है कि वो लोग, वो इमिग्रेंट्स जो भारत से अमेरिका आते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, जो कहने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते, कभी भी उनकी जो बातचीत है, उनके जो भाषण हैं, उनमें न कोई लिखता है, न वो उसको पढ़ते हैं, वो खुद जो उनके मन में आता है, जो कुछ वो उनके मन में होता है, जो मुख में होता है, उसे पूरी तरीके से उलट देते हैं। कभी उन्होंने ये कसर नहीं छोड़ी कहने में कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, बल्कि जिस तरीके से, जिन नामों से वो नवाजते हैं वो लोग जो प्रवासी हैं, जो दूसरे देशों से आकर यहाँ रहने
रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस हद तक कि मैं देखती हूँ कि समंदर पार करके गैर कानूनी तरीके से घुसना चाहते हैं, पहाड़ पार करके अपनी जान को खतरे में डालकर। अभी भी देखा था मैंने कि हर घंटे 10 भारतीय घुसने की कोशिश करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तमाम तरह के सपने साकार होने के बावजूद भी, भारत को नरेंद्र मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया है इसके बावजूद भी। तो यहाँ कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसा देश जहां, जो कि एक अमेरिकन ड्रीम पूरी दुनिया जिसमें भारत भी शामिल है, उस देश में भी एक महिला राष्ट्रपति का होना, और वो भी एक ब्लैक महिला, अश्वेत महिला राष्ट्रपति का होना, एक ऐसा सपना था जिसके लिए हो सकता है कई और दशक इंतजार करना पड़े। अब यहाँ पर जो आकलन किया जा रहा है, विश्लेषण है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक तरह का सामाजिक गठबंधन बना लिया जिसके आगे उनकी हार नामुमकिन थी। ये हार तमाम तरह का, यहाँ जो लेफ्ट लिबरल जिसे कहा जाता है, यानी वामपंथी विचारधारा के लोग, उदारवादी विचारधारा के लोग जो यकीन रखते हैं कि लोकतांत्रिक आजादी होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए लोगों के, उन तमाम लोगों की भी ये हार है। लेकिन साफ साफ यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन है, उनके हाथ रंगे हुए हैं फिलिस्तीनियों के खून से। और एक तबका मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर जो ये कह रहा है, खासकर मिशिगन स्टेट जहां पर अरब मुसलमानों की बड़ी तादाद है, कि उसमें हार के पीछे सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी है कि बड़ी तादाद में जो अरब मुसलमान हैं या दक्षिण एशियाई जो मुसलमान हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, वोट नहीं दिया कमला हैरिस को। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लोगों ने वोट दिया, या फिर तीसरी पार्टी को वोट देना उन्होंने सही समझा। मेरी यहाँ कई लोगों से बातचीत भी हुई, तो मैं देख रही हूँ एक खेमे में, जो कि उदारवादी खेमा है, जो प्रगतिशील खेमा है, उसमें भी इसको लेकर एक तरह का ये माहौल है कि अगर आपने ये परवाह नहीं की, आपने जो मिडल ईस्ट में जंग हो रही है या फिलिस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, अगर आपने उसको बढ़ावा दिया, हौसला दिया, हथियार दिए, पैसा दिया इजराइल को, तो हम भी आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह के अलग अलग बिंदु उभर कर सामने आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स पे क्या असर पड़ेगा, पश्चिमी एशिया पे क्या असर पड़ेगा, चीन से के इर्द गिर्द जो यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीति है, रूस के इर्द गिर्द जो राजनीति है, दक्षिण भारत को हम देखें तो उसमें भारत के ऊपर, दक्षिण भारत में भारत के ऊपर खासकर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर मैं कुछ मिनटों में अगले नजर डालने की कोशिश करूंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉपुलर वोट 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला था जब वो राष्ट्रपति बने थे, इस बार आप ये देखिए कि वो पॉपुलर वोट यानी आम जनता का वोट, आप जानते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ का जटिल है इस पूरी प्रक्रिया को समझना कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें बहुमत मिलने के बाद भी अगर आम लोगों का पॉपुलर वोट मिलता है या नहीं। 2016 में ये पॉपुलर वोट नहीं मिला था, इसके बावजूद भी कि राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस बार हर तरह से उन्होंने, हिंदी में जिसे कहते हैं देहाती भाषा में, सुपड़ा साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप में। अब यहाँ कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं कि क्या वजह रही आखिर उनकी इस जीत की, और अब आगे क्या होगा। इसमें सबसे बड़ी वजहों के तौर पे मैं देखती हूँ महंगाई की वजह। जब भी यहाँ मैं घर से बाहर निकलती हूँ, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि इस देश में जीना दुश्वार हो गया है। कैसे खुद को का पेट भरें, कैसे बच्चों के लिए अपने मेज पर खाना रखें, उन्हें स्कूल कैसे भेजें, ये तमाम जो मसले हैं सामने आ रहे हैं। इसमें जो ग्रोसरी है, यानी कि आमतौर पर जो हमारी रसोई है, उनमें खाने पकाने का जो सामान है वो महंगा हो गया है। घरों पर जो कर्ज है वो महंगा हो गया है, जो हालांकि इसके बावजूद भी ये कहना जरूरी है कि जो बेरोजगारी की दर है वो घटी है पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए। इसके अलावा जो महंगाई है वो भी घटी है, लेकिन बहुत लंबा वो अरसा रहा जब महंगाई की मार लोगों पर पड़ती रही। अब डोनाल्ड ट्रंप तो ये कई बार कहते हुए पाए गए हैं कि घर के अंदर के दुश्मन को वो सबक सिखाएंगे, रेट्रिब्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, ये बदले की कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्ण रहेगा। और शांतिपूर्ण जो एक ट्रांसफर ऑफ पावर जिसे कहा जाता है, यानी सत्ता का स्थानांतरण, उसका भी एक संकेत कमला हैरिस की जो स्पीच थी उससे मिल गया है कि वो ये कह रही हैं कि वो उसमें मदद करेंगी। लेकिन अब आगे जो देखने को मिलेगा वो ये कि इससे पहले कि मैं भारत की बात करूं या इससे पहले फिलिस्तीन की बात करूं, जो ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट 25 क्या है। इस प्रोजेक्ट पे चर्चा बहुत हो चुकी है। हेरिटेज फाउंडेशन नाम का ये थिंक टैंक है, राइट लीनिंग थिंक टैंक, इसने एक ये काफी लंबा चौड़ा एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें जिस तरह की के बदलाव लाने की बात कही गई, और अब जबकि संपूर्ण जो शक्ति है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगी, ऐसे में क्या ये जो प्रोजेक्ट 25 है, 2025 का जो प्रोजेक्ट है, इससे कितना दूर रह पाएंगे। इससे पहले वो कह चुके हैं कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये रिश्ता तोड़ पाना बहुत आसान भी नहीं है। उनका ये कहना है नंबर एक कि वो जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है
यूनाइटेड स्टेट्स की वो ब्यूरोक्रेसी जो इस देश को चलाती है उसको जो वफादार हैं डोनाल्ड ट्रंप के उससे बदल देंगे, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, एनर्जी है, यहाँ तक कि जो FBI है उस सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बात भी इस डॉक्यूमेंट में कही जाती है। तो अब भारत की बात ये आ रही है कि भारत पर तो चर्चा होगी, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो अपने आप में बेहद फिक्र और बहुत चिंता का विषय है कि क्या इस तरह के डॉक्यूमेंट को अपनाने की कोशिश होगी। अब भारत की बात कर लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से बन गए, पहले नेताओं में जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उन नेताओं में से थे जिन्होंने उनको कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी और कहा कि डियर फ्रेंड, अपने दोस्त के बारे में कि मैंने उनसे बातचीत कर ली है। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे मीडिया का उतावलापन, ये देखिए कि एक पैरोडी अकाउंट है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और जो कनाडा में खालिस्तानी भरे हुए इन तमाम मुद्दों पर मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, और इसी को भी देखिए आप, ये एक खास जो टेलीविजन नेटवर्क है उसने चला दिया इसको। Statement that's come from Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi has said, have set up a call with my friend President Donald Trump to congratulate him on his historic win. Among other things, we will discuss the current violence against Hindus in Bangladesh, Khalistani terrorism enabled by Justin Trudeau in Canada, along with the Ukraine war. That's a strong statement that comes from Prime Minister Narendra Modi moments after Donald Trump's spectacular victory. वो ये पैरोडी अकाउंट था, उसके बावजूद भी इस झूठे ट्वीट को चला दिया। इस कदर उतावलापन हो रहा है, इस सब के बावजूद कि कई लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जिनकी जो भविष्य है, यानी भारतीय कई लाख लोग जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्योंकि एक और प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो अपने भाषणों में भी कह चुके हैं कि अगर आपके माता पिता यहाँ के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो ये कोई शर्त नहीं है कि आप भी नागरिक बन जाएंगे। माना जाता है करीब 1 मिलियन 10 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीधा असर पड़ सकता है अगर इस तरह की कोई कार्रवाई अंजाम में लेकर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और नरेंद्र मोदी के बहुत ही प्रिय मित्र गौतम अडानी, उनके शब्द आप पढ़िए, मतलब मैं भी आपके लिए पढ़ ही दे देती हूँ। चलिए, उन्होंने ट्वीट किया जैसे ही पता चला कि अब अगले राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति होने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, डोनाल्ड ट्रंप। इफ देयर इज वन पर्सन ऑन अर्थ हु स्टैंड्स एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ अनब्रेकेबल टेनेसिटी, अनशेकेबल ग्रिट, relentless determination and the courage to stay true to his beliefs, it is Donald Trump. Fascinating to see America's democracy empower its people and uphold the nation's founding principles. Congratulations to the 47th POTUS elect. मतलब मुझे पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया। जिस तरह की शब्दावली का, वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया है उन्होंने, इतने बड़े फैन हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के, तो मैंने सोचा नहीं था। ये मौके पर चौका लगाने जैसी वाली बात है कि अब देखिए मुझे कारोबार करना है, मैं कारोबारी हूँ, तो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, मैं इसलिए जिस तरह से मुबारकबाद की जो बौछार है वो उनके ऊपर डाल दी है। तो मैं कारोबारी हूँ, भारत में भी कारोबार करूंगा, अब ये नया नेता आ गया है, इसके साथ भी मुझे कारोबार करना है, तो झट से मैं मौके पर चौका लगा देता हूँ। अब भारत को लेकर भी जो भारत के जानकार हैं यहाँ पर, जो साउथ एशिया को देखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि क्या भारत, और यही लिए मुझे हैरानी भी होती है कि जिस तरह से जो जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि भारत में भी जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ पर और जो आना चाहते हैं अपने अमेरिकन ड्रीम के साथ, उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो डिपोर्ट करेंगे, बाकायदा डिपोर्टेशन होगा उन लोगों का जो इल्लीगल तरीके से यहाँ पर आ गए हैं। अब इल्लीगल कितने आए हैं, लीगल कितने आए हैं, कितने आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आप देश अपने वापस चले जाइए, वहां से डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कीजिए। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियां ज्यादा से ज्यादा हम अमरीकियों को देंगे, हम बाहरी लोगों को नहीं देंगे। तो सीधे तौर पर इस तरह की अस्थिरता, इस तरह की स्थिति भी पैदा हो सकती है जहां पर गिरफ्तारियां हों, जहां लोगों के घरों पर रेड्स हों, लोगों को डिपोर्ट किया जाए, और वो भी मास डिपोर्टेशन, यानी कि हजारों लाखों की तादाद में भी लोगों को वापस भेजा जा सकता है। माइकल कुगलमैन कह रहे हैं, जो साउथ एशिया के जानकार हैं, कि मोदी उनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेट किया और प्रेसिडेंट इलेक्ट को उन्होंने फोन भी किया। ऐसा लगता है कि यूएस इंडिया जो टाइज हैं उनमें एक तरह का बम्प्स, यानी कि
अगर कारोबारी रिश्तों पे देखा जाए तो एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरह की केमिस्ट्री इन दोनों नेताओं के बीच देखी जाती है और जो राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पर जिस तरह से ये आमने सामने आते हैं, हो सकता है कि रिश्तों में स्थिरता पैदा करे। यानी कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भारत की इसमें या भारतीय प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी एक तरह से वो भी जाहिर है कि इस वक्त दक्षिणपंथी राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है मिडल ईस्ट को लेकर या मैं कहूँ फिलिस्तीन को लेकर। मैंने देखा कई लोग सोशल मीडिया पे कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने भी आपको कहा कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मासूम बच्चों की 40,000 से ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं, उनमें इजराइल को सीधे तौर पर समर्थन देने के, और इसका सबक जरूर अमेरिका की जनता ने सिखाया है यहाँ पर उनको। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई गारंटी, ऐसा कोई वादा लेकर आते हैं यहाँ पर कि वो इससे बेहतर करेंगे? मैं आपको ये बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा नहीं है। बल्कि हुआ ये कि जब बाइडेन ने ये कहा, जो बाइडेन ने, कि इजराइल जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के उस पर हमला ना करे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा करना चाहिए क्योंकि यहीं से तो सारा खतरा आ रहा है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू को, इजरायली प्रधानमंत्री को, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए एक बार में। अब क्या मतलब है उनका सब कुछ खत्म करने का, ये तो वही जानते होंगे और उनकी जो जो जिस तरह से वो सोचते हैं वही बता सकते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर फिलिस्तीन में जिस तरह की हिंसा हम लगातार इतने दिनों से, 1 साल से ज्यादा देख रहे हैं, वो किसी तरह से अपने आप में कोई स्थिरता लेकर आएगी। तो साफ तौर पर ये बहुत बड़ा बदलाव है अमेरिका की राजनीति में, पूरी दुनिया की राजनीति में, पूरी दुनिया की राजनीति नहीं बल्कि नीति के स्तर पर भी। और जैसे मैंने कहा, जिस बात से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि ऐसा लगता है कि जिस एक ओपन फ्री वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो कि बराबरी पर, आजादी पर, खुलेपन पर और इंसाफ पर आधारित हो, वो चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले मेरे जैसे लोगों के लिए ये दुनिया थोड़ी तंग हो गई है, जमीन थोड़ी तंग हो गई है और आज ऐसा लगा कि रोशनी कुछ कम हो गई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।